चैप्टर 19 ट्रेड फेयर हॉल। विजय हमेशा से उसकी चाची की नजरों में कचरे का एक बेकार टुकड़ा था। वो ये स्वीकार नहीं कर सकी कि वह अचानक इतना लोकप्रिय बन गया था। अब सब ठीक है विजय, वैसे क्या हुआ? तुम्हें किसने फंसाया? प्रभास ने पूछा। यह सब मेरे एक पुराने क्लासमेट की करतूत है, जिसका नाम तनवीर मिश्रा है। वो मेवात मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा है, विजय ने जवाब दिया। इसके बाद उसने उनके बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ वो सब कुछ बताया। अच्छा, ऐसी बात है। यह तनवीर का बच्चा तो बहुत चालाक है। उसने अपने पिताजी के स्कूल प्रिंसिपल होने का फुल फायदा उठाया है, मिस्टर मोहन ने गुस्से में कहा। मिस्टर शंकर ने आखिरकार बात की। मैं मेवात मॉडल स्कूल को पहचानता हूं क्योंकि मैं वहां का एक्स स्टूडेंट था, लेकिन प्रेजेंट प्रिंसिपल मिश्रा जी को मैं नहीं जानता, इसलिए हम इतने क्लोज भी नहीं हैं। जैसा कि तुमने बताया, मुझे नहीं लगता वो प्रिंसिपल भी कोई अच्छा आदमी है। उस आदमी के काम करने का तरीका घटिया है, और अफवाहों की माने तो वो वहां की गर्ल स्टूडेंट्स को भी परेशान करता है। वो एक बेकार आदमी है, जिसका चेहरा मनुष्य जैसा है, लेकिन दिल जानवर जैसा है। हालांकि किसी ने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं की। शायद यही कारण है कि वो आज भी प्रिंसिपल है। अब जब उसके बेटे ने मेरे भाई के साथ पंगा लेने की हिम्मत की, तो यह उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूंगा जो उसने कभी नहीं सोचा होगा। सबसे पहले उसे प्रिंसिपल पोस्ट से रिजाइन देना होगा। यह सही तरीका है शंकर। मैं इस तरह के पाखंडी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो अपने फायदे के लिए अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करता है। मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, प्रभास ने कहा। मैं भी उसे सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगा, मिस्टर सोहम ने भी कहा। थैंक्स, जो आप सभी मेरी हेल्प करने आए, विजय ने ग्रेटफुली कहा। अरे विजय, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, भाइयों के बीच कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ और दोस्तों से मिलवाता हूँ, प्रभास ने कहा। उसने वहां उनमें से प्रत्येक का परिचय देते हुए नए चेहरों की ओर इशारा किया। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है विजय। वो लोग आगे आए और मुस्कुराते हुए विजय से हाथ मिलाया। विजय, शायद अब तुम्हें यह घर छोड़ देना चाहिए। पता नहीं तुम अभी भी यहाँ क्यों हो। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा घर खरीद कर दूंगा। प्रभास ने जब अपने सामने विजय के घर की खस्ता हालत देखी तो उसे अच्छा नहीं लगा कि विजय इस बेकार घर में रहता है। हाँ हाँ विजय, तुम्हारे बड़े भाइयों के होते हुए हम तुम्हें इस तरह की दयनीय परिस्थितियों में नहीं देख सकते, मिस्टर मोहन ने प्रभास की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। इट्स फाइन, मुझे यहाँ रहने की आदत है। मुझे यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि मामला अब सुलझ गया है। चलो चलते हैं, विजय ने कहा। ठीक है, चलो तुम मेरी कार में बैठकर चल सकते हो, मिस्टर मोहन ने विजय से कहा। ओह हेलो मोहन, तुम गलत समझ रहे हो, विजय मेरे साथ मेरी कार में चलेगा, प्रभास चिल्लाया। नहीं, तुम सब गलत समझ रहे हो। विजय मेरी कार में चलेगा, मिस्टर शंकर ने भी कहा। गांव वाले एक बार फिर दंग रह गए जब उन्होंने अमीर लोगों को इस बात पर बहस करते देखा कि विजय को कौन अपने साथ ले जाएगा। वो यह समझ नहीं पा रहे थे कि विजय जैसे गरीब लड़के के लिए यह सभी अमीर दिखने वाले आदमी आपस में क्यों झगड़ रहे थे। थैंक्स, आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मेरे पास अपनी बाइक है, विजय ने खासकर अपनी श्री व्हीलर बाइक की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रभास और अन्य लोग यह देखकर हैरान रह गए। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोले। विजय लो प्रोफाइल रखना चाहता है, मिस्टर मोहन ने कहा। ओह लो प्रोफाइल, अच्छा तुम अपने टैलेंट का दिखावा नहीं करना चाहते। बाकी सभी मोहन की बात से सहमत हो गए। इसके बाद नगीना गांव में एक बहुत विचित्र नजारा दिखाई दिया। एक छोटी सी थ्री व्हीलर बाइक पर एक सुंदर लड़का बैठा था, जिसका चेहरा साफ था और उसने सफेद बटन डाउन शर्ट पहनी हुई थी। उसके पीछे लग्जरी कारों का एक काफिला चल रहा था। वहां भीड़ में एकत्रित सभी गांव के लोग विजय को अलग नजरों से देख रहे थे। दोपहर में विजय औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार में गया। इस बार उसकी शॉपिंग लिस्ट में 30 से अधिक जड़ी बूटियां थीं। डिवाइन बुक में सभी औषधीय जड़ी बूटियों के प्राचीन नाम थे। वर्तमान समय में सभी नाम बदल गए थे और उन्हें ढूंढना मुश्किल था। कुछ तो विलुप्त भी हो चुके थे। विजय ने कई बार बाजार का चक्कर लगाया, लेकिन फिर भी केवल 20 के आसपास ही जड़ी बूटियां ढूंढ पाया। किस्मत से उसे सभी जरूरी जड़ी बूटियां मिल गई थीं, और जो नहीं मिली उनकी जगह उसने कोई दूसरी जड़ी बूटी खरीद ली जिनका उन्हीं के जैसा असर हो। सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के बाद उसका थैला किनारे तक भर चुका था। वो औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार से अपनी छोटी थ्री व्हीलर बाइक पर बैठ गांव की ओर निकलने की तैयारी करने लगा। औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार के बगल में एक पुरानी सड़क थी। जब विजय सड़क के किनारे से गुजरा तो उसने किसी के बुलाने की आवाज सुनी। छोटे भाई विजय। विजय हैरान रह गया। उसने सोचा कि उसने गलत सुना होगा। जब उसने पीछे मुड़कर यह देखने की कोशिश की आखिर कौन है, तो एक काली सेडान कार पास में रुक गई। उसकी एक विंडो खुली और एक सिर विंडो से बाहर निकला। वो बूढ़े महेंद्र प्रताप थे। बड़े भाई महेंद्र, आप, क्या संयोग है, विजय ने कहा। हाँ, क्या संयोग है? छोटे भाई विजय, क्या तुम अभी अभी औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार से आए हो? महेंद्र जी ने पूछा। हाँ, बूढ़े महेंद्र जी मुस्कुराए, फिर थोड़ी देर सोचा और कहा, छोटे भाई, मैं तुमसे बहुत कम मिल पाता हूं, तो तुम मेरे साथ चलो और कुछ ज्ञान प्राप्त करो। विजय हिचकिचाने लगा। वो पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन उसने इसके बारे में थोड़ा सोचा। महेंद्र जी का मिड टर्म एंटीक बिजनेस था, तो उनसे अच्छा एंटीक सामानों के बारे में कोई नहीं जान सकता था।
उनसे एंटिक्स की जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं थी। वैसे भी विजय के पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने बूढ़े महेंद्र जी के साथ चलने की सोची। ठीक है, विजय ने सिर हिलाया और मान गया। फिर छोटे भाई, मेरी कार का पीछा करो, हमें बस पास में ही जाना है, बूढ़े महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और पुरानी सड़क पर कुछ दूर जाकर रुक गई। बूढ़े महेंद्र प्रताप कार से बाहर निकले। उन्होंने एक पारंपरिक चीनी सूट पहना हुआ था, वो पहले से ज्यादा ऊर्जावान लग रहे थे। ड्राइवर सीट से एक आदमी बाहर निकला, जो लगभग 40 वर्ष की आयु का एक अधेड़ उम्र आदमी लग रहा था। यह मेरा बेटा है, प्रणव प्रताप। यह छोटा भाई विजय है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। महेंद्र जी ने उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। अच्छा, तो तुम हो दिव्य डॉक्टर विजय? सॉरी, मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना, प्रणव ने फिर अपने पापा की तरह ही उसे इज्जत देते हुए कहा। इट्स ओके, विजय ने तुरंत कहा। चलो छोटे भाई, महेंद्र जी ने आगे चलते हुए कहा। संयोग से आज एक ट्रेड फेयर है, मैं तुम्हें वो दिखाने के लिए लाना चाहता था। ट्रेड फेयर? क्या यह कोई भूतिया बाजार है? बूढ़े महेंद्र हंस पड़े। नहीं, जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम देख लेना। विजय ने आगे कुछ नहीं बोला और महेंद्र जी के पीछे चलता रहा। वो पुरानी सड़क के बगल की एक शॉप में घुस गए। शॉप के अंदर से किसी ने बूढ़े महेंद्र को देखा और विनम्रता से उनका स्वागत किया। हेलो मिस्टर महेंद्र। बूढ़े महेंद्र ने सिर हिलाया और शॉप में अंदर चले गए। एक लंबे और घुमावदार गलियारे से गुजरने के बाद वो एक हॉल में पहुंचे। हॉल में हल्की रोशनी हो रही थी। कई टेबल्स दीवारों के बगल में सजी हुई थीं, जबकि कई स्टूल उनके बीच में रखी थी। जब लोगों ने बूढ़े महेंद्र को हॉल में अंदर आते देखा, तो वो सभी अपनी सीटों से खड़े हो गए और उनका स्वागत किया। इट्स ओके, बैठ जाओ, महेंद्र जी ने हाथ हिलाया। लोगों ने विजय को महेंद्र जी के पीछे खड़े देखा तो उन्होंने पूछा, मिस्टर महेंद्र, क्या आप आज एक स्टूडेंट लाए हैं? महेंद्र जी मुस्कुरा दिए। नहीं छोटे भाई, अभी इस बिजनेस में नहीं है, वो सिर्फ यहाँ कुछ जानकारी लेने आए हैं। ओह, आदमी ने जवाब दिया और कहीं और देखने लगा। चलो बैठते हैं। महेंद्र जी ने कुछ स्टूल उठाए और विजय को बैठने का इशारा किया। उसने एक पॉकेट घड़ी ली और उसे देखा, फिर कहा, यह बस शुरू होने वाला है। कई लोग हॉल में आए। वो सभी महंगे सूट में थे। उनमें सबसे आगे एक 50 की उम्र का दिखने वाला एक पतला आदमी था। उसके चेहरे पर एक पतली घुमावदार मूंछ थी और वो कुछ हद तक चूहे की तरह दिख रहा था। जब उसने हॉल में अंदर आने के बाद महेंद्र जी को देखा तो उसने कहा, अरे तुम यहाँ हो महेंद्र। महेंद्र जी ने गुस्से भरी लेकिन थोड़ी धीमी आवाज में कहा, युवराज ठाकुर। ऐसा लग रहा था कि इस आदमी का उन पर अच्छा प्रभाव नहीं था। कृपया आज हमें अपना ज्ञान दिखाएं मिस्टर महेंद्र। भले ही युवराज ठाकुर ने ऐसा कहा था, लेकिन उसकी आयुषी आवाज मजाक से भरी हुई थी और उसमें सम्मान का कोई संकेत नहीं था। विजय ने भी इस पर ध्यान दिया। वो समझ गया कि जरूर यह दोनों बिजनेस राइवल्स होंगे। बड़े भाई, यह आदमी कौन है? विजय ने धीमी में आवाज में मिस्टर प्रणव से पूछा। उसका नाम युवराज है और पूरा नाम युवराज ठाकुर है। उसकी एंटीक शॉप पिछले 10 सालों से हमारी सबसे बड़ी कंपटीटर रही है, प्रणव ने जवाब दिया। विजय ने सब समझते हुए सिर हिलाया। कुछ देर बाद हॉल की एक सीलिंग लाइट जली। इसके बाद वहां कुछ काले कपड़े पहने लोग एक कतार में आए, जिन्होंने काले कपड़े से ढके हुए कुछ आइटम्स को पकड़ा हुआ था। उन्होंने सभी आइटम्स को टेबल्स पर रखा जो हॉल में चारों ओर थी। यह शुरू होने जा रहा है, महेंद्र जी ने कहा। जब सभी आइटम्स टेबल्स पर रख दिए गए तो उन लोगों ने काले कपड़े को हटा दिया और सभी आइटम्स को रिवील किया। वो सभी आइटम एंटीक वस्तुएं थीं, जैसे टेराकोटा की आकृतियां, पेंटिंग्स और जेड नक्काशी। कुल 25 एंटीक आइटम्स थे। कुछ आइटम प्राचीन वस्तुएं लग रही थी, उनमें से कुछ पर अभी भी गंदगी थी, जैसे कि हाल ही में उनको खोजा गया हो। इन सभी वस्तुओं को डर्ट स्किमर्स द्वारा इकट्ठा किया जाता है और वो इन्हें यहाँ विशेष रूप से एंटीक दुकानों के मालिकों के लिए नीलामी के लिए रखते हैं। यह सभी लोग इस सड़क पर एंटीक आइटम्स की प्रमुख दुकानों के मालिक हैं, प्रणव ने धीमी आवाज में विजय को बताया। विजय उलझन में था। डर्ट स्किमर्स से आपका क्या मतलब है? विजय ने अपनी आवाज धीमी नहीं की और सभी ने इसे सुना। सभी एंटीक दुकानों के मालिकों को पता था कि विजय इस बिजनेस में नहीं था, इसलिए उन्हें नहीं लगा कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। जहां तक युवराज ठाकुर की बात थी, उसने विजय को एक आंख मारी और हंसने लगा। यहाँ एक बेवकूफ बच्चा क्यों है? महेंद्र, मैं तो कहता हूं तुम्हें इसको अभी बहुत कुछ सिखाना चाहिए। महेंद्र जी का चेहरा भावहीन थी, लेकिन उन्हें युवराज से बहस करना जरूरी नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो एक साइड चले गए और एक मिट्टी के बर्तन की जांच करने लगे। डर्ट स्किमर वो लोग हैं जो प्राचीन वस्तुओं की दुकान नहीं चलाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों से सामान लेने के लिए गांवों में जाते हैं, प्रणव ने कहा। उनमें से कुछ तो अपने सामान कब्र लूटने वालों से भी खरीदते हैं। क्या विजय भी कोई एंटीक आइटम खरीदेगे या फिर वो ऐसे ही बैठकर यहाँ जानकारी प्राप्त करेगा? आखिर क्या होगा इस ट्रेड फेयर हॉल में, जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 20 ऐसी एंटीक आइटम्स नीलामी हॉल। विजय ने सिर हिलाया और अंत में समझ गया कि कब्र लुटेरे कौन लोग होते हैं। जो लोग प्राचीन कब्रों से सामान चुराते हैं, उन्हें कब्र लुटेरा कहते थे। विजय ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। फिर वो उत्सुकता से अपने चारों ओर की गतिविधियों को ध्यान से देखता है।
अचानक उसकी भौहें फड़क उठी। उसने देखा कि इन आइटम्स में कुछ अजीब था। उनके चारों ओर ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में बह रही थी। जब वो दूर खड़ा था तो उसे ऊर्जा के प्रवाह का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब वो पास गया तो वो इसे महसूस कर सकता था। जब उसने उन आइटम्स पर हाथ रखा तो ऊर्जा और भी बेहतर महसूस हो रही थी। शायद ये सभी आइटम्स सदियों पुराने हैं, जिस वजह से इन सभी आइटम्स में ऊर्जा जमा हो गई होगी। लेकिन मुझे लगता है इन आइटम्स में जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा है, वो सबसे ज्यादा पुराना होगा। विजय ने इसके बारे में सोचते हुए समझा। महेंद्र जी ने अपने सामने रखा चिकनी मिट्टी के बर्तन का कटोरा उठाया। उन्होंने कुछ समय के लिए इसका ध्यान से निरीक्षण किया, फिर उसे मेज पर रख दिया। मैं इस कटोरे के लिए 1,50,000 रुपए की बोली लगाता हूँ। महेंद्र द्वारा लगाई गई बोली सुनने के बाद सभी लोग चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने बारी बारी से कटोरे को देखा और कुछ अन्य लोगों ने बोली बढ़ाते हुए कहा, मैं 1,60,000 की बोली लगाता हूँ। 1,70,000। 2 लाख। युवराज ने भीड़ को दबाते हुए चिल्लाया। महेंद्र जी की अभिव्यक्ति बदल गई। फिर उन्होंने युवराज को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, यह तुम्हारा हुआ? आपकी उदारता को के लिए धन्यवाद मिस्टर महेंद्र। युवराज ने कटोरा उठाते हुए हंस दिया। ओह, यह एंटीक कटोरा तो आखिरी प्राचीन शाही खानदान के शासनकाल से है। इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अच्छी होनी चाहिए। युवराज उस कटोरे को उठाते हुए बोला। युवराज द्वारा अपनी बोली लगाने के बाद दी बेस ऑफिसी ने चमड़ी दी में बेदिवाद किसी और ने अधिक बोली नहीं लगाई। इसी के साथ चिकनी मिट्टी का कटोरा युवराज का हो गया। विजय हैरान रह गया। क्या हुआ? प्रणव ने समझाया। यह चिकनी मिट्टी का कटोरा वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन 2 लाख रुपए की कीमत उसके लिए बहुत ज्यादा है और अधिक कीमत की बोली लगाकर खरीदना एक बेवकूफी भरा काम होगा। विजय ने समझते हुए सिर हिलाया। युवराज हंस रहा था जैसे कि उसने कोई जंग जीत ली हो। उसने महेंद्र को घमंड से देखा और फिर मुड़कर चल दिया और एक पास ही की टेबल पर जाकर रुक गया। उसके सामने टेबल पर 12 जेड मूर्तियां थीं। एक जेड खरगोश, जेड बाघ, घोड़ा और जेड से तराशे गए अन्य जानवर थे, जिन्हें प्राचीन गुप्त कलाओं द्वारा तराशा गया था। सभी मूर्तियां जटिल थीं और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सभी जानवर जिंदा हों। कुछ मूर्तियों पर अभी भी कुछ गंदगी थी। वो शायद कुछ समय पहले ही खोजे गए थे। उन मूर्तियों को देखकर युवराज की आंखें चमकने लगी। उसने मूर्तियों का ध्यान से निरीक्षण किया, फिर चिल्लाते हुए कहा, मैं पूरे सेट के लिए 8 लाख रुपए की बोली लगाता हूँ। अन्य सभी लोग उसे देखने के लिए उसके चारों ओर जमा हो गए कि उसने किस चीज के लिए इतनी महंगी बोली लगाई थी। यह मूर्तियां तो वाकई अच्छी हैं। शायद इन्हें शुद्ध जेड एलिमेंट द्वारा बनाया गया है। महेंद्र भी उन लोगों की भीड़ के बीच में खड़ा था। उसने देखा कि सभी लोग उन मूर्तियों की तारीफ कर रहे हैं, तो वो भी बोली लगाने लगा। कीमत जल्द ही 10 लाख को पार कर गई। विजय अवाक रह गया। उसकी कुल बचत 7 लाख थी। वो जेड मूर्तियों के इस सेट पर बोली लगाने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। मैं अभी भी बहुत गरीब हूँ, विजय ने ठंडे स्वर में खुद से ही कहा। उसने और प्रणव ने मूर्ति मूर्तियों की नक्काशी को बारीकी से देखने के लिए आगे कदम बढ़ाए। विजय ने जल्द ही देखा कि कुछ तो अजीब था। सबने कहा कि ये मूर्तियां प्राचीन काल के शाही राजवंश से थीं, जिन्हें शुद्ध जेड एलिमेंट द्वारा बनाया गया था, लेकिन उन मूर्तियों पर ऊर्जा की एक बहुत कमजोर धारा बह रही थी। वास्तव में ये ऊर्जा चिकनी मिट्टी के बर्तन से भी कमजोर थी। यह अजीब बात है। क्या ये नकली है? विजय ने गहराई से सोचा। मूर्तियों की कीमत बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते 15 लाख तक पहुंच चुकी थी। मैं 15,10,000 की बोली लगाता हूँ, महेंद्र जी ने बोली लगाते हुए कहा। मैं 15,40,000 की बोली लगाता हूँ। युवराज ने भी पीछे ना हटते हुए बोली लगाई। महेंद्र जी हिचकिचाने लगे और दांत भींच बोली लगाते हुए चिल्लाए, 15,60,000, 15,80,000। युवराज ने अपनी बोली लगाने से पहले एक बार भी संकोच नहीं किया। विजय ने देखा कि महेंद्र जी एक और बोली लगाने वाले थे। वो आगे बढ़ा और धीमी आवाज में उनसे कहा, बड़े भाई, मुझे लगता है कि इन मूर्तियों में कुछ गड़बड़ है। महेंद्र हैरान रह गया। उसने मुड़कर विजय की ओर उलझन में देखा। क्या विजय ने यह नहीं कहा था कि उसे प्राचीन एंटीक आइटम्स के बारे में कुछ अनुभव नहीं था? इसके अलावा जेड मूर्तियों के इस सेट के साथ कुछ अजीब कैसे हो सकता है? यह शुद्ध जेड से बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ मौजूद सभी लोगों द्वारा इन मूर्तियों का अच्छे से निरीक्षण किया गया था, लेकिन फिर भी किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। युवराज ने विजय का हंसकर मजाक उड़ाया। भले ही विजय ने यह बात धीमी आवाज में कही, लेकिन उसने सुन ली थी। बच्चे, एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाओ। तुम जैसे बेवकूफ लड़के को कुछ अजीब कैसे लग सकता है? तुम्हें यहाँ आने से पहले अभी भी कम से कम 20-30 साल का अनुभव चाहिए। सभी एंटीक दुकानों के मालिक भी हंसे। उन्होंने विजय को ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहे हों। वो सिर्फ एक नासमझ लड़का है, बस उसे नजरअंदाज करो। लेकिन महेंद्र जानता था कि विजय कोई बेवकूफ नहीं है और वो कुछ ऐसा देख सकता था जो एक सामान्य आदमी नहीं देख सकता था। अब वो बोली लगाने में भी संकोच करने लगा, इसलिए उसने अपनी आखिरी 16 लाख की बोली लगाकर पीछे हटना सही समझा। जेड मूर्तियों का सेट अंततः युवराज द्वारा 16,20,000 की सबसे ज्यादा बोली लगाकर जीत लिया गया। तुम अपने होश में नहीं हो महेंद्र, जो एक बच्चे की बातों पर विश्वास कर पीछे हट गए। अब मैं सभी गुडीज अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बूढ़ी आंखें खराब हो गई हैं। मुझे लगा कि
यह मूर्तियों का सेट मुझे 20 लाख रुपए का पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे 4-5 लाख रुपए का फायदा हो गया। युवराज ने महेंद्र का मजाक उड़ाते हुए कहा। महेंद्र जी हड़बड़ाते हुए विजय को एक साइड ले गए। विजय, तुम्हें क्या अजीब लगा जो तुमने बोली लगाने से मना कर दिया? बड़े भाई, मुझे लगता है कि जेड मूर्तियों का सेट नकली है। मैं मानता हूं कि मैंने पहले कभी एंटीक आइटम्स का मूल्यांकन नहीं किया है, लेकिन मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। विजय ने ऊर्जा महसूस करने के बारे में ना बताते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो उसको इस बारे में नहीं बता सकता था। महेंद्र जी उसका जवाब सुन अवाक रह गए, क्योंकि यह सुनकर कोई भी व्यक्ति जोर से हंसेगा। यदि आप एंटीक आइटम्स का मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो नकली हैं? इट्स ओके, उसने अपना सिर मजबूरी में हिलाया। इसके बाद बहुत सारे एंटीक आइटम्स की बोली लगी, जिनमें से कुछ को तो बहुत महंगी कीमतों पर खरीदे गए, तो कुछ आइटम्स तो मुश्किल से ही किसी का ध्यान खींच पाए। विजय ने एक बार और हॉल का चक्कर लगाया। उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसकी आंखें हॉल के कोने में खड़ी एक टेराकोटा मूर्ति पर जम गई। विजय ने मूर्ति को उठाया और ध्यान से उसका निरीक्षण किया। तुरंत उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। इस मूर्ति में बाकी सभी एंटीक आइटम्स से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बह रही थी। इसका मतलब था कि यह सबसे प्राचीन वस्तु थी। आमतौर पर वस्तु जितनी अधिक प्राचीन होगी, उतनी ही अधिक मूल्यवान होगी। विजय बेहद खुश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसने जैकपॉट मारा था। मैं इसके लिए 10,000 की बोली लगाता हूँ, उसने अपने बगल में खड़े काले कपड़े पहने आदमी से कहा। एंटीक आइटम्स की दुकान के मालिकों ने सुना कि एक बोली लगाई जा रही है, जिसे देखने के लिए सबने पीछे मुड़कर देखा। लेकिन विजय को बोली लगाता देख सबने निराशा में अपना सिर हिलाया। उस मूर्ति के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई। युवराज ठाकुर ने हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह लड़का सच में एक बेवकूफ है, जो एक नकल की गई मूर्ति को खरीद रहा है। महेंद्र जी ने विजय के हाथ में मूर्ति को देख उससे नीची आवाज में कहा, विजय, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस पर 10,000 रुपए खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि यह एक नकल है। इट्स ओके बड़े भाई, ये बस 10,000 की हैं, मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब किसी ने दूसरी बोली नहीं लगाई, विजय ने मूर्ति को 10,000 रुपए में प्राप्त कर लिया। इस बीच कुछ एंटीक दुकानों के मालिक एक लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा के चारों ओर भीड़ लगाकर खड़े हो गए। बोली 5,000 रुपए से शुरू हुई और जल्द ही 15,000 तक पहुंच गई। विजय भी देखने के लिए वहां गया और जल्द ही उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति पैदा हो गई। उसने दुकान मालिकों की बातें सुनी। बुद्ध की प्रतिमा प्राचीन काल के राजवंश समय की थी, जो चिकनी मिट्टी के बर्तन के समान पुरानी थी। इस प्रतिमा को बनाने के लिए सस्ते सामान का इस्तेमाल हुआ था और उस पर की गई नक्काशी भी औसत थी, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा नहीं थी। विजय ने थोड़ी देर उस प्रतिमा का निरीक्षण किया। उसने देखा कि इसमें ऊर्जा कुछ अजीब थी। पहली नजर में प्रतिमा के चारों ओर ऊर्जा की धारा पतली थी। एक बार जब उसने इसे छुआ, तो उसे प्रतिमा के अंदर छिपी हुई ऊर्जा की एक तेज धारा महसूस हुई। अंदर कुछ तो अद्भुत है। विजय उत्साहित हो गया और बोली लगाने में शामिल हो गया। धीरे धीरे कीमत बढ़ती गई। ज्यादातर लोग 25,000 की बोली लगाने के बाद पीछे हट गए। अंत में विजय ने लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा की नीलामी 30,000 में जीती। युवराज ने उसे एक नजर देखा और हंसने लगा। महेंद्र, मुझे लगता है तुम्हारा स्टूडेंट दिमाग से लाचार है। उसने पहले एक नकली मूर्ति खरीदने के लिए 10,000 खर्च किए और अब उसने एक बेकार लकड़ी की प्रतिमा खरीदने के लिए और 30,000 खर्च कर दिए। वो तुम्हारी एंटीक एलिगेंस शॉप का नाम डुबा रहा है, महेंद्र ने उसे ठंडे स्वर में जवाब देते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इस लड़के को एंटीक आइटम्स के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि उसे जानकारी ना हो, लेकिन क्या वो तुम्हारा गेस्ट नहीं है, जो तुम्हारे नाम को शर्मसार कर रहा है? युवराज ने मजाक उड़ाया। एंटीक दुकानों के मालिकों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो सभी जानते थे कि वह दोनों लंबे समय से बिजनेस राइवल्स थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग मंद मंद हंस रहे थे। उनकी नजरों में विजय किसी बेवकूफ से कम नहीं था, जिसने एक टेराकोटा की बेकार मूर्ति 30,000 रुपए में खरीदी। 30,000 रुपए उस लकड़ी की बनी प्रतिमा के लिए बहुत ज्यादा थे। उसकी कीमत 10 या 20,000 रुपए से अधिक नहीं थी। हर कोई उसके चेहरे को देख मजबूरी में सिर हिलाने लगा, क्योंकि सभी देख सकते थे कि उस बच्चे के चेहरे पर उन आइटम्स को खरीदने की कितनी खुशी थी, जैसे उसने कोई बड़ा सौदा कर लिया था। बेचारा, अधिकांश दुकान मालिक ऐसा ही सोच रहे थे। क्या विजय ने सच में नकली सामान खरीद कर अपना नुकसान कर लिया था? विजय के इस दिलचस्प सफर के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे हम